नंदीशाला समिति के सभी पदाधिकारी सुभाष बराला जी का स्वागत करते हुए गौ माता की। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद जिनको हम व्यक्तिगत तौर पर 20 और 25 वर्ष से जानते हैं, पूरी भगवान की दया से स्वामी राघवानंद जी के लिए, सब गौ भक्तों के लिए और भी बढ़ता जा रहा है। बराला जी आप कहीं भी मिल सकते हैं, आप कहीं भी अपना काम दे सकते हैं, आपका काम उसी समय सुना जाता है। सुभाष बराला जी आपका काम करते हैं। मुख्य मंच पर सुभाष बराला जी आए हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग से दोबारा से आप स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाओ, कोई भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। स्थान मिलता है, बैठने का कष्ट करें। ठीक है। और आज मेहंदी रत्ता जी आए हैं, वेद प्रकाश जी आए हैं, गिल साहब आए हैं, हमारे मलिक साहब आए हैं, संजय जी आए। पुनः मैं सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी बीच हमारे बीच में श्रवण करें। जो मानस के मन में धर्म पे चलने वालों की कभी हार नहीं होती। मन में सोची रावण ने अंबर में पैड़ी लाऊं, जल की काई अग्नि पर बैठे बैठे मूर्छा आगी, आग लगी स्वर्ण में, और मन की सोची बढ़ती गोलियां जो मानस के मन में। बराला साहब ने मेरा इलेक्शन तो पहले गढ़ाई देश बिरानी के सोचे बैठा था, लेकिन ये गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं, धर्म पे चलने वाले लोग हैं, गौ माता ने इनको आशीर्वाद दिया। दूसरे नंबर तिथि निर्धारित कर दी, सारा दरबार, सारा राज दरबार इकट्ठा हो गया, लेकिन जैसे ही राज तिलक की घड़ी नजदीक आई और एक में काम हो गया ना लोगों। जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं। दिन रात श्रवण करक जी, सुभाष बराला जी और ये हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, गौ सेवा आयोग, ये सभी जो भारत हरियाणा सरकार है, भारत की सरकार है, वो गाय के लिए बहुत उम्दा कार्य करे। जोरदार तालियां। श्री कृष्णा सैनी जी, पूजनीय नंदी और बैल की 5100 रुपए किया प्रेम से अनूपगढ़ नगर सुख से बसे, हजार मन तूड़ी, ताली बजाओ मैं अनूपगढ़ नाम की, 100 मन गेहूं, और लाला राकेश है अनूपगढ़ से 11,000 रुपए तो अपने निजी कोष से देते हैं। तालियां बजाओ। 15,000 रुपए आपने अनाउंस कर दिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं विकास जी से, उसके बाद रमेश कलावड़िया जी से निवेदन करता हूं। आखिरी कली में और ये निगाह गांव से पहला दर्शन जी 500 रुपए माइक ले लो, माइक का लगाओ जी। भाग दे।
तू दूर हो ले टोपड़े आपको आराम से बिक गई है दोना डराइते यो है इनका तू नहीं डरा नहीं है वो ना ना इनका इंचार्ज यो है ना अंदाज कितना पड़ेगा ये देऊ है तूने बाबा पे आले इन मत कोण आ बंद लीला खगड़ा तो है ना हैं कौन आया कोण आ रही है ना एक आया क्या दीपक कुंसा इनने में है खगड़े हां लीला जुरा तो बने इसमें तो बने बच गई शेर का क्यों क्योंकि बग्गी थोड़ा भी पूरा यूरिया बड़ा दे ये बड़ा क्या था ये बोलिए भारत माता की। एखादी फौजी मारे नळ्या बला समज में नहीं आता पीछे वाली गली से निकाल दो गौ माता को और स्वागत के साथ जो पीछे वाली गली है उससे लेकर के आ सकते हैं। दर्शक मंडली 500 रुपए से सहयोग करेंगे उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री कृष्ण सैनी विजेंद्र नाम से 51 रुपए सुगंधी पैदा करोगे क्या आप गौ माता को सुरक्षित करोगे? ये देव तुल्य स्थान गौ माता का स्थान है, इसको सुगंधित भी करेंगे या सुरक्षित भी करेंगे और भविष्य में केवल गाय माता का नहीं, देवी नंदीशाला में जींद में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। क्या वो दिन आप लेके आएंगे? दोनों हाथ उठा करके आप अपना कमिटमेंट देंगे, आप अपना वायदा निभाएंगे, क्योंकि राघवानंद जी के पास, मेरे पास, सरकार के पास, किसी एक अकेले के पास कुछ नहीं है। आप जनता जनार्दन के पास सब कुछ है। ऐसा आश्वासन आपने दिया है, ऐसा आश्वासन आपने दिया था और वो आपने करके निभाया है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर भी करेंगे मेरे भाई तेजेंद्र ढोल जी। भाई गौशालाएं नंदीशालाएं बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। किसी न किसी चीज को आगे आना ही पड़ेगा इन चीजों के संवर्धन के लिए, लेकिन हम सब गौ भक्तों की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। ये बिल्कुल सत्य है कि आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से ये चीज फिजिबल आजकल नहीं है। भैंसों ने जो है रूप दूसरा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आह्वान, ये बड़ा सुंदर और धार्मिक मंच है, इस धार्मिक मंच से मेरा आह्वान, जो बड़े जमींदार पैसे वाले लोग हैं, सामर्थ्य है, वो लोग जरूर इस पहल को स्वीकार करें। एक एक गौ माता जरूर घर में होनी चाहिए। भाई ताड़ी कम बजे इसका मतलब है नहीं कुछ दिल में कि कितने साथी हैं जो आज से गौ माता पालने का प्रण करेंगे घर में? कितने साथी हैं? भाई जोरदार तालियां बजा दो एक बार सभी के लिए। पूज्य स्वामी राघवानंद जी के बुलावे पर आए हैं और साथ में स्वामी सूर्यानंद जी से लेकर के स्वामी प्रेमानंद जी ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कि हमारी संस्कृति में हम लोग देखते आए हैं कि समय समय पर इस प्रकार के तीज त्योहार हमारे आते हैं कि जो हमारी मूल संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं।
और ये मकर संक्रांति और लोहड़ी का जो त्योहार होता है, इस पे आम जन दान दक्षिणा देने का काम करते हैं। कन्याओं को आशीर्वाद के रूप में भी दान देकर के पुण्य कमाने की हमारी परंपरा प्रथा है। और इस बार का ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, एक इसलिए भी विशेष हो जाता है कि प्रयागराज के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला आज से शुरू हुआ है। आज सुबह 5:27 से वहां पर साधु संतों की अगुवाई में लोग त्रिवेणी के अंदर स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और ये लगभग 45 दिन तक चलने वाला कुंभ, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कहीं एक साथ इकट्ठा होने का कोई भी आयोजन नहीं होता है। अगर इस प्रकार का आयोजन होता है तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके आधार पर होता है। और ये इस बार का अवसर जो बताते हैं 144 साल के बाद इस प्रकार का अवसर आया है, तो इस अवसर की भी मैं आप सब यहाँ पर उपस्थित जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाश्च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब जिस संस्कृति की बात हमारे रमेश जी कर रहे थे, रमेश जी चिंता करने की बात नहीं, आपने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूं कि हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पापियों का प्रभाव बढ़ता है, तो संत जनों को उतारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण हर समय किसी न किसी रूप में, हमारे भगवान हमारे बीच में जन्म लेते हैं और हमारा संरक्षण करने का काम करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति का संरक्षण करने का काम करते हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल इस देश के अंदर हुई, गौ सेवा के लिए प्रण लेकर के निकले हुए संतों को गोलियों तक से भूनने का काम हमने दिल्ली के अंदर देखा सुना था। और ये वही भारत भूमि है जिसके ऊपर आज चाहे देश की सरकार की बात करें, प्रदेश की सरकार की बात करें, आज सनातन संस्कृति के संरक्षण की बात ये सरकारें सबसे पहले करती हैं। और उसमें गौ माता के संरक्षण की बात भी आती है। और गौ माता की सेवा के लिए देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा की सरकार ने पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गौ सेवा, गौ संरक्षण का काम कर रही है। और उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। अभी बता रहे थे श्रवण गर्ग कि पहले कितना पैसा पहले की सरकारें गौ सेवा और संरक्षण के ऊपर लगाती थी। केवल 5.5 लाख की बात की थी, आज 500 करोड़ तक की बात की जा रही है। एक साल में एक गौ के ऊपर लगभग 7,000 रुपए खर्च ये हमारी सरकार कर रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से आज देश में इस प्रकार के शासक हैं जो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं। ये इस प्रकार के कुंभ के मेले तो पहले भी लगते थे, हम सुनते थे कि किस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती थी। 40-40 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता था, वहां से पैदल आकर के किस प्रकार से त्रिवेणी के अंदर स्नान करते थे, हम लोगों के सामने है। और आज वही व्यवस्था है कि वहां पर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई टेंट सिटी बसा है तो इस बार के महाकुंभ के अंदर बसा है। सारी की सारी सुविधाएं
जिस प्रकार की एक आम श्रद्धालु को, आम नागरिक को अपने घर के अंदर चाहिए, संत महात्माओं को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, वो हर सुविधा वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो इस सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी सुख सुविधाएं वहां संत जनों से लेकर के आम श्रद्धालु तक उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि वो समय पीछे जा लिया, जब सरकारें और अलग अलग विचार के आधार पर काम करने वाला राजनीतिक नेतृत्व हमारी संस्कृति को बिसराने का काम करता था। हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए जाते थे। लेकिन समय बदलता है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार आज देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। किस प्रकार से आज देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। विकास के मामले में आज देश इतनी तरक्की कर रहा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। चाहे सड़कों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र जो विकास के मामले में अछूता था, उसके अन्य विकास की योजनाओं की बात करें, आज एक एक विषय के ऊपर बात करें तो देश पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूजीलैंड से एक साथी आया हुआ, उसने चर्चा की, उसने जयपुर जाना था दिल्ली से। क्या लगा, मैं दिल्ली से जब जयपुर के लिए निकला, मेरे को जानकारी मिली कि सोहना के रास्ते से एक एक्सप्रेस वे बना है जो आगे मुंबई तक जाता है। उसने बताया कि जयपुर तक के रास्ते में मेरे को एहसास हुआ आज विदेश की सड़कों से ज्यादा सड़कें अच्छी हमारे देश की हैं। ये बदलते हुए भारत का एक नमूना हम सब लोगों के सामने। हमारे गायक भाई कर रहे थे, भाई रमेश जी, जब कुछ जनता के लिए कल्याण की बात होती है ना, तो जैसे आप लोगों ने सपने उनके टूटने की बात कही थी, सपने इसी प्रकार से टूटते हैं। सपना अगर सच्चा होता है, जब इस प्रकार के कल्याणकारी, जनता का कल्याण करने वाले नेता जब मुख्य रूप से मुख्य सेवक की कुर्सी पर बैठते हैं, तो जनता फिर उसी प्रकार का फैसला करती है, जो फैसला इस बार के चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता ने किया। एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सिंह जी के नेतृत्व में, जिसने आम जनता के दुख दर्द को समझा है। इससे पूर्व की सरकारें अपने लिए काम करते थे, नेता अपने परिवार के लिए काम करते थे। और हमने तो इसमें चुनाव के दौर में सुना भी है, कोई कहता अभी 50 वोट के ऊपर नौकरी दे दूंगा। ये पत्रकार बंधु खूब दिखाते हैं उस बात को। कोई कहता अभी पहला तो हमारी सरकार आ गई, मैं बन गया कुछ, बोलेगा पहले तो मैं मेरा घर भरूंगा, फिर मेरे रिश्तेदारों का भरूंगा। क्या था कि नहीं किया था? गोगी ने कहा था, है गोगी ने किया था, एक वो फरीदाबाद वाले ने किया। बहुत सारे किस्से, ज्यादा लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तरफ उस प्रकार के शासक हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी प्रकार के शासक हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात करें, या नायब सिंह जी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, जो एक बात कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो भी देश का है, जो भी देश के संसाधन हैं, उनके ऊपर पहला हक गरीब आदमी का है। यानी कि एक भाव जिसके बारे में कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस भाव भावना को लेकर के काम करते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सब राज्यसभा सांसद के रूप में दी है, तो उसी भावना से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा 11 लाख रुपए में संसदीय कोष से देने की घोषणा करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि समाज के सब लोग मिलकर के जिस प्रकार स्वागत कर दिया। स्वामी राघवानंद जी, समिति के सभी सदस्य मोमेंटो दे के साथ बैठ करके जोरदार तालियों के साथ, यहाँ स्वामी जी 11 लाख रुपए बहुत बड़ी एक राशि है। माननीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी जिंदाबाद, सुभाष बराला जी जिंदाबाद, गौ माता की। कलाकार के सम्मान के लिए
तो श्रवण कुमार गर्ग जी का शाल भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। रमेश मोहन लाल जी 500 रुपए पार्टी को सम्मान स्वरूप देते हैं। रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री इधर आ जाओ। उनको पंडित जी ये अध्यक्ष कड़ा बढ़ गया था भाई गेट बंद करियो। चलो गाड़ी ऐसा शोर कम हो जाओ ना। ठीक है सर, ठीक है। चलो शुरू बोला जी। हाँ वो बंद है, करवा देने एक बार फिर खोल दे यार। चल को नहीं होता, माइक लग रहा है तेरा। ठीक है चल। आपने गौ माता को लेके सारी बातें कह जी, गौ माता से ही शुरू कर रहे हैं जी। इस नंदी शाला को यहाँ से शिफ्ट करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम है? नंदी शाला को यहाँ से शिफ्ट करने की कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कहीं शिफ्ट करने की कोई योजना है क्या, लेकिन गौ माता को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस प्रकार के प्रयास हमारे नायब सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के हैं। कोई भी योजना होगी वो गौ सेवकों और नंदी शाला के जो संचालक हैं, यहाँ की टीम है, इसकी भाव और भावना के खिलाफ हमारी सरकार कुछ भी नहीं करेगी। ये सरकार गौ भक्तों की सरकार है, इसलिए गौ सेवा के काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव हो रहे आप दिल्ली में बैठे हैं। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से मतलब क्या रिजल्ट आपको संभावित नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से एक बात कही जा सकती है, दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ पर जो केजरीवाल जी के नेतृत्व की पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी चल रही है, इस सरकार के जो कारगुजारी है, वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता उस कारगुजारी से पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने जिस प्रकार से झूठे लारे दिए, झूठे नारे दिए और सुबह जो बात कहते हैं थोड़ी देर के बाद उस पर पलट जाते हैं, शाम तक कोई तीसरी बात कह देते हैं केजरीवाल जी की पार्टी के नेता। इसलिए इन्होंने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश भर के अंदर चल रही है, वही सरकार, उसी पार्टी की सरकार देश दिल्ली के अंदर आए, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसलिए दिल्ली को ऐसी सरकार चाहिए जो कहे वो करके दिखाए, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बड़ा मुद्दा क्या है? जैसे आप भी कोई मुद्दा है? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। करप्शन दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है। करप्शन के मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल रह करके आए, कई अन्य उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला मुद्दा ये है कि वो जितने वायदे उन्होंने किए, यमुना जी की सफाई की बात केजरीवाल साहब करते थे, आज फिर वो लारा दे रहे हैं कि अगली बार सरकार आएगी तो हम यमुना जी की सफाई करेंगे। दिल्ली की सड़कें, अगर अंदरूनी आप सड़कों को देखोगे, आज इतनी बुरी तरह से टूटी हुई दिल्ली की सड़कें हैं। दिल्ली में प्रदूषण का मामला आप देख रहे हैं कि दिल्ली के नागरिक कितने गंदे उसके अंदर वातावरण के अंदर रहने को मजबूर हैं। आज दिल्ली में सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल जी की पार्टी की छुट्टी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। जो भाजपा सरकार है इसमें किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। डल्लेवाल जी यहाँ काफी लंबे समय से किसान आंदोलन के रूप में, क्या कुछ लगता है वाकई भाजपा के साथ? देखिए, डल्लेवाल जी की जो हालत है आज चिंताजनक हालत है हम सब किसानों के लिए, और ये किसान हितैषी सरकार है। इसलिए बार बार हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी पंजाब की इकाई, ये सब लोग डल्लेवाल जी और उनकी पूरी टीम से आग्रह भी करते हैं कि आपको अनशन छोड़ना चाहिए और बातचीत के आधार पर इन मुद्दों का समाधान पहले भी हुआ है और भविष्य में भी होगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणी की बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश के अंदर थी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उसको लागू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी।
उसने किस प्रकार की रिपोर्ट दी थी? क्या स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके उनकी सरकार ने दिया था क्या? ये देश की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है। इसलिए हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनाई, प्रदेश में भी बनाई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हुआ कि लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके किसानों की उसका फसल का दाम मिले। और हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हरियाणा की सभी 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए। इससे बड़ा किसानों का हित कोई पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। जो व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है, नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री ने की है फसलों की खरीद की, अगर आप भी पंजाब के अंदर ये व्यवस्था करोगे तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत हितकारी होगी। खट्टर जी को भी बड़ा नजदीक से देखा, मैं खट्टर जी को नजदीक से देखा, कितना डिफरेंस मानते हैं दोनों की कार्यशैली में, बातों से हम कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए, हम डिफरेंस नहीं देखते, हम समानता देखते हैं। डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, समानता देखिए कि किस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा करप्शन फ्री हरियाणा हुआ, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर बेरोजगार नौजवान को मेरिट के आधार पर रोजगार मिला, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास समान रोजगार की नीति को लागू किया। वही काम अब नायब सिंह जी कर रहे हैं। और क्योंकि हम सब ने मनोहर लाल जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, इसलिए उन्होंने जो एक पूरी पार्टी हरियाणा के अंदर साफ सुथरी प्रशासन की, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की खड़ी की थी, नायब सिंह जी और उनकी पूरी टीम उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई है। का बयान है कि जो मनोहर खट्टर हैं वो सीएम मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के कार्यकाल में पिछड़ा है। देखिए, अगर उनकी बात को सही मान लें जो विपक्षी कह रहे हैं या हुड्डा साहब कह रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार कौन बना? मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया, अब उसको नायब सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो विपक्ष के लोग बयानबाजी जो कर रहे हैं उसका जवाब जनता ने दे दिया है। नशे के मामले में हरियाणा को उड़ता हरियाणा बताया पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने, क्या कहना चाहेंगे जी? नशे के मामले में हरियाणा को उड़ता हरियाणा, देखिए ने बताया, हरियाणा हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, नशा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हमारी सरकार जो नशे का कारोबार करते हैं या अन्य कोई अपराधी है, उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इस बात के लिए स्पष्ट रूप में अधिकारियों को निर्देश दिया है, किसी भी प्रकार से ना तो नशे के कारोबार करने वाले बचने चाहिए, ना फिर गुंडागर्दी करने वाले बचने चाहिए। जो भी पुलिस एक्शन बड़े से बड़ा और कड़े से कड़ा कर सकती है वो उन्होंने शुरू कर रखा है। नगर पालिका में भाजपा ने अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था, क्या भविष्य में ये रणनीति रहेगी क्या? देखिए, जहां तक नगर निगम के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल उसके ऊपर लड़ती आई है। और नगर पालिका परिषदों के चुनाव जो है या पंचायती राज के चुनाव है, ये हमारी स्थानीय इकाइयां तय करती हैं, जिला इकाई तय करती है कि किस नगर पालिका या नगर परिषद के चुनाव को हमने अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ना है। लेकिन निगम के चुनाव पार्टी अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ती है। भविष्य में अगर कोई इसमें कोई बात हुई तो वो फिर पार्टी बैठ करके उस बात का निर्णय करेगी। एक कोठी खाली नहीं कर रहे भूपेंद्र हुड्डा, देश में नियम है, नियम के आधार पर सब लोगों को चलना ही पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जो पूर्व की सरकार में एलओपी थे यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आज वो किसी इस प्रकार के पद पर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की इससे बड़ी नालायकी नहीं हो सकती कि हरियाणा प्रदेश में इतना समय सरकार के गठन के बाद बीत गया कि अपना आज भी वो लीडर ऑफ ओपोजिशन घोषित नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से चर्चाएं शुरू होगी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जो पूर्व के थे उनको अपनी कोठी खाली करनी चाहिए। मतलब इस प्रकार की चर्चाएं आ गई है। मतलब लीडरलेस पार्टी कह सकते हैं इसको 100%। ठीक है साहब, ठीक है।